नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू अपन देखेंगे। आबकारी आरक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रह जाएगा। आप लोग को अभी जल्दी जल्दी एमसीक्यू करना है ना। मतलब एमसीक्यू ऐसा भी नहीं कि पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन से थ्योरी के साथ देखते जाओ, पूरा 1 घंटे का क्लास 3 घंटे तक खींच रहे हो, ऐसा मत करो भाई, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी पार्ट आप लोगों ने अभी तक अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। पेपर 1 महीना बचा है, तो आई थिंक आप लोग तैयारी कर चुके होंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रयोगशाला परिचारक का जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। 30 नंबर का पूरा छत्तीसगढ़ पूछेगा, ठीक। तो ब्रिटिश शासन से अपन क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, ठीक। इसका डिटेल और थ्योरी वाला पार्ट हम लोगों ने कोर्स में करवाया हुआ है, और डिटेल देखना चाहो तो आप कोर्स परचेस कर करके देख सकते हो आबकारी आरक्षक का, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है अपने को, ठीक है। क्या चुनना है, सही कथन का चुनाव करना है। तो मतलब अपने को सही ऑप्शन छांटना है। देखो, सही ऑप्शन में लगभग आपके 70 क्वेश्चन, 70 एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। तो अच्छे से समझो इसको, 70 एमसीक्यू देखो। तो सही कथन का चुनाव करना है। कथन 1, 2 और 3, 3 कथन दिया हुआ है, तीनों के आधार पे अपने को ऑप्शन छांटना है। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि 13 मार्च 1854 को नागपुर राज्य को अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया। ये आप 1854 का जो डलहौजी का हड़प नीति जानते हो, है ना। उसी के तहत अगर कोई क्या बोला जाएगा, किसी भी राज्य में कोई उत्तराधिकार नहीं है, तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत उसको कहां शामिल कर लिया जाएगा, अंग्रेजी राज्य में शामिल कर दिया जाएगा। तो एक कब डेट याद रखना, 13 मार्च 1854 को नागपुर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, घोषणा किया गया। ये बिल्कुल सही दिख रहा है ना। तो पहला कथन क्या है आपका, सही दिख रहा है। दूसरा कथन देखो, नागपुर के साथ छत्तीसगढ़, भाई नागपुर राज्य के अंतर्गत ही कौन आता था, छत्तीसगढ़ आता था। नागपुर के जो भोसला शासक हैं, है ना, उन्हीं के वंशज आके क्या किए, रघु जी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन्हीं के शासनकाल अपने छत्तीसगढ़ में चलता रहा, है ना। जिसको मैट्रिक से भी आपको बताया था, मवी भके 20 सिया करके, है ना, मतलब सूबेदार व्यवस्था। और रघु जी प्रथम के शासनकाल में बचाओ परसों अप्पा, बिम्बा जी भोसले, वेंको जी भोसले, है ना, ये सब आप पढ़ो, चिमना जी भोसले, ठीक। तो इन्हीं सब लोगों का क्या चलता रहा, यहाँ पे शासन चलता रहा। तो अपने को ये सही दिख रहा है। कथन 2 भी, जो छत्तीसगढ़ है वो किसके अंतर्गत आता था, नागपुर के भोसला शासक के अंतर्गत। तो ये भी क्या किस में शामिल हो गया, अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल हो गया या ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। तो 2 कथन तो बिल्कुल सही दिख रहा है अपने को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। तो यहाँ पे आखिरी तक कौन शासन कर रहा था, मराठा ही शासन कर रहा था, है ना। तो इसी मराठा शासन को पूर्ण रूप से किस में मिला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मतलब ब्रिटिश के साम्राज्य में ही ये नागपुर आता था, जहां पे मराठा का साम्राज्य का विस्तार था। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन क्या है, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो इस आधार पे देखो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सही है। कहां पे है तीनों ऑप्शन, तो तीनों कथन 1, 2, 3 तीनों क्या है, सही है। नए टाइप के क्वेश्चन है ना। तो जो पुराना पैटर्न है वो लगभग बोल सकते हैं छोड़ चुका है ना। एकदम इजी क्वेश्चन को बहुत कम मात्रा में पूछ रहा है। ऐसे कूट टाइप के 4-5 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट को बना करके ही क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कूट वाला कोई अलग कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। सब चीज आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। मतलब सब चीज पढ़ चुके हो। वो क्या बोलेगा, जैसे छत्तीसगढ़ हमारा जैसे राज्य है ना। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हो जितना भी है ना, 135, 191 ये पढ़े हो। उसके बाद ये इसको बोल देगा कि इसकी जनसंख्या इतनी है, भारत का इतना है। तो इन सब जो आप फैक्ट पढ़े हो, इन 4-5 चीजों को मिला करके क्या बुलाया जाएगा, एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा 4-5 क्वेश्चन के आधार पे।
तो कूट कोई अलग से कुछ नहीं आता है ना, जो आप पढ़े हो उसी को वो क्या करेगा, कूट के फॉर्म में दे रहा है। तो जो थ्योरी बढ़िया से पढ़ा है वो आराम से एमसीक्यू बना लेगा, है ना। दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है, नागपुर राज्य के प्रशासन के संचालन हेतु किसे प्रथम कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। देखो क्या बोल रहा है, नागपुर राज्य के प्रशासन के संचालन हेतु प्रथम कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो मिस्टर मेंसल को पहले कमिश्नर नियुक्त किया गया था, है ना। कहां पे, नागपुर में रहता था, उसी के अधीन क्या था, यहां पे डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। तो पहला डिप्टी कमिश्नर कौन था, आप लोग जानते हो, चार्ल्स इलियट, है ना, चार्ल्स इलियट था। और दूसरा कौन था, एडमंड। ये कैप्टन एडमंड वाला एडमंड नहीं है ना, एडमंड एगन्यू वाला एडमंड नहीं है, ये दूसरा क्या है, एडमंड, ये बनेगा दूसरा, है ना, ये दूसरा बनेगा। ये कब से कब तक था, तो 1854 से कब तक था, ये 62 तक था। 62 के बाद ये आया था डिप्टी कमिश्नर के रूप में, कौन, एडमंड। लेकिन ये सब किसके अंतर्गत कार्य करते थे, कमिश्नर के अंतर्गत। ये कमिश्नर कहां बैठता था, नागपुर में। डिप्टी कमिश्नर कहां बैठता था, प्रत्येक जिले में एक एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो कौन कहां पे बैठ रहा है ये समझ में आया। ये नागपुर वाले क्षेत्र में कौन बैठता था, कमिश्नर बैठता था, उसी के अधीन डिप्टी कमिश्नर, जिस जिले में या जिस संभाग में उसको नियुक्त किया जाता था, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। तो पहले कमिश्नर के रूप में किसको चुना गया था, मेंसल को। किसको, मेंसल को। कहां पे, नागपुर में। ठीक है, क्लियर। फिर देखो ये गोपाल राव अप्पा और मोहिबुल हसन, ये कौन है भाई, तो ये गोपाल राव अप्पा, इसको बिलासपुर में जो अंतिम सूबेदार था उसी को क्या बनाया गया, डिप्टी कमिश्नर के सहायक के लिए। पहले कमिश्नर था, उसकी सहायता के लिए डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर के नीचे कौन होता था, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो ये अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर क्या करता था, डिप्टी कमिश्नर की सहायता करता था। क्लियर। तो ये गोपाल राव अप्पा बिलासपुर से था, मोहिबुल हसन कहां से था, रायपुर में था। ये क्या करते थे, दोनों क्या करते थे, डिप्टी कमिश्नर का सहायता करते थे। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, कथन नंबर 1 और 2, दो कथन दिए हैं, दोनों के आधार पे अपने को क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, पहला देखो क्या बोल रहा है, नागपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले जिलों को सूबों का दर्जा दिया गया था। ये सूबों का दर्जा नहीं दिया गया था, है ना। सूबा किसको बोला जाता था जी, जो यहाँ पे सूबेदार या सूबेदारी व्यवस्था जब आप पढ़ोगे तो सूबेदारी व्यवस्था में इसको परगना बोला जाता था, कभी भी इसको सूबा का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता था, परगना। ठीक, तो नागपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले जिलों को क्या बोला जाएगा, ये सूबा का दर्जा दिया गया था, ये गलत हो जाएगा। इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में क्या होता था, एक डिप्टी कमिश्नर होता था। ठीक है, परगना के बाद ये फिर किस में बदला, जब आप ब्रिटिश का देखोगे तो ये तहसील में बदलेगा। ठीक है, तो ये तहसील के अंतर्गत बढ़ गया था ब्रिटिश में, है ना। उसके पहले ये किस में था, परगने व्यवस्था में था, मराठा में। तो ये सूबा का दर्जा इसको कभी नहीं दिया गया है ना, ये अलग अलग समय में अलग अलग चीजों में बढ़ते गया। ठीक, तो पहला कथन अपने को क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। दूसरा कथन देखो, इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में क्या होता था, एक डिप्टी कमिश्नर होता था। प्रत्येक जिले में क्या होगा, डिप्टी कमिश्नर। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे अपन वहां से कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो कथन नंबर देखो कौन सा सही दिख रहा है, केवल 2 सही दिख रहा है क्या, केवल 2 सही दिख रहा है ना। क्लियर, समझ में आ गया। तो थ्योरी पढ़ने से ज्यादा आपको छत्तीसगढ़ का क्या करना चाहिए, एमसीक्यू पैटर्न में फॉलो ज्यादा करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि उस एक एमसीक्यू से क्या कर सकते हो, आप पूरा थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, पूरा थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। तो आपको एमसीक्यू अभी लास्ट के 1 महीने में मारना जरूरी है, चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक का तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या आप आबकारी का कर रहे हो तो वहां पे भी लगभग 33 नंबर का आपका क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, कथन नंबर 1 क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था का आरंभ 1855 में हुआ। ठीक है, पहला तहसीलदारी व्यवस्था देखो 1855 में, तो तहसीलदार, है ना, तहसील। ठीक, इसको मैं कैसे रिलेट कराऊंगा, इसको थोड़ा समझना। चौथा क्वेश्चन देखो, बस अभी फॉर्म में समझो उसका क्या है। दूसरा देखो, तहसील के अंतर्गत परगने। ठीक है, तहसील के अंतर्गत किसको रखा गया है, परगने को रखा गया है। ठीक, परगने को।
तो इसी परगने में कौन होता था, याद करो, कमाविसदार। परगने में कौन होता था, कमाविसदार, जो प्रमुख होता था। ठीक, क्लियर। फिर इसी तहसील के अंतर्गत ही कौन होता था, परगना आता। यहां क्या दिया गया है, 1854, लेकिन तहसील देखो कितने लेटर का आ रहा है, 4 लेटर का। तो 1854 में इसका प्रारंभ हुआ है, लेकिन डेट अपने को क्या दिया गया है, 1855 दिया गया है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, क्या, कथन 1 गलत हो जाएगा। लेकिन कथन 2 क्या दिख रहा है अपने को, सत्य दिख रहा है ना। कथन 2 क्या दिख रहा है, सत्य दिख रहा है, और कथन नंबर 1 क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, तो ये क्लियर समझ में आ गया। कब किया गया था, तहसीलदारी व्यवस्था, तहसीलदार 1855 बोला गया है, लेकिन तहसील करके याद रखना, तहसील 4 लेटर का है, 1854। ठीक है, तो यहां पे देखो कौन से ऑप्शन में है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है ना। कथन 1 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कथन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कथन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। ठीक, निम्नलिखित में से क्या करना है, सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन देखो, कथन 1 2 3 ये दिया हुआ है, इसको अपन क्या करेंगे, डील करेंगे। देखो कैसे कैसे होगा, कथन, सही कथन को अपने को चुनना है। 5वां नंबर का, ठीक, छत्तीसगढ़ जिले में 3 तहसील का निर्माण किया गया था। तो स्टार्टिंग में 3 तहसील का निर्माण किया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने तहसील, 3 तहसील का निर्माण किया गया। प्रत्येक तहसील मुख्यालय में एक एक क्या होते थे, तहसीलदार। भाई जो तहसील है उसमें शासन कौन करेगा, तहसीलदार ही करेगा। ठीक है, यह पद भारतीयों के लिए सुरक्षित नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो पद है भारतीयों के लिए ही क्या किया गया था, तहसीलदार का पद आरक्षित किया गया था। ठीक है, तो इसी तहसीलदार को ही क्या देखना, पहले दीवानी फौजदारी दोनों अधिकार नहीं दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन एगन्यू ने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक, तो एडमंड एगन्यू पढ़ते हो ना 1818 के आसपास, तो ये क्या करेगा, तहसीलदारों के लिए पहले से ही एक बिल निकालेगा, जिसको पास किसके समय में किया जाएगा, सैंडिस के समय में किया जाएगा। तो इतना डील से मत समझो, ये बस याद रखना कि भारतीयों के पद के लिए क्या था, तहसीलदार, या जो तहसील का पोस्ट, तहसील में जो तहसीलदार का पोस्ट था वो केवल भारतीयों को दिया जाता था। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया। तो यहाँ पे देखो 1 सही दिख रहा है, 2 सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षित नहीं है बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। ये पद किसके लिए था, केवल और केवल भारतीयों के लिए था। तो कथन नंबर 3 क्या है, गलत है। 1 और 2 सही है, कहां पे है, देखो ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही कथन को अपने को चुनना है। ठीक, पहला कथन क्या बोल रहा है, दूसरा और तीसरा देखो। डिप्टी कमिश्नर का मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में। भाई डिप्टी कमिश्नर जो था कमिश्नर के अधीन आता था, तो इसका कहाँ होगा मुख्यालय, बताओ, रायपुर में ही तो होगा। ठीक, रायपुर में ही इसका मुख्यालय होगा। अतिरिक्त कमिश्नर के पद पर बिलासपुर में, बिलासपुर में क्या बताया था मैं आपको, याद करो, गोपाल राव अप्पा जो अंतिम जिलेदार था, है ना, गोपाल राव अप्पा, गोपाल राव अप्पा। लेकिन यहां पे क्या दिया गया है, मोहिबुल हसन। ये मोहिबुल हसन कहां से था, रायपुर। ठीक, क्लियर। अब देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, रायपुर होगा, है ना, पहला सही दिख रहा है। अतिरिक्त कमिश्नर बिलासपुर में कौन था, गोपाल राव अप्पा, लेकिन दिया क्या है, मोहिबुल हसन, ये गलत है। रायपुर में अतिरिक्त कमिश्नर के पद पर गोपाल राव अप्पा, है ना, या गोपाल राव आनंद, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, ठीक, तो केवल एक ही सही दिख रहा है अपने को, 2 और 3 गलत दिख रहा है। 2 और 3 कहां पे गलत है, 2 और 3 ये गलत दिख रहा है और एक सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कमेंट करके बताते जाना भाई कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है ना। अभी आपकी ये नॉलेज का टेस्टिंग है। ठीक, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना क्या करोगे, उत्तर देते चलोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका सही कितना हो रहा है, गलत कितना हो रहा है, ये सब थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, क्लियर। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, कथन को पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। 7वें नंबर का तो देखो, प्रथम ब्रिटिश, इसमें क्या बोला गया है, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ के सूबों को एक जिले का दर्जा दिया गया, ठीक है, जिले का दर्जा दिया गया था। इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? डिप्टी कमिश्नर होता था, ठीक है। यहाँ नियुक्त डिप्टी कमिश्नर द्वितीय श्रेणी का था क्या? देखो ये डिप्टी कमिश्नर की 3 श्रेणियां थी, है ना, और इसका पेमेंट भी क्या था? क्लियरिफाई था। तो डिप्टी कमिश्नर की कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां, ठीक है। प्रथम श्रेणी के अधिकारी को कितना? 1500 रुपया मिलता था, ठीक है। उस जमाने का 1500 मतलब बहुत है भाई, 1.5 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास से ज्यादा है, ठीक है। दूसरे को कितना मिलता था? 1200 रुपया, ठीक है। और तीसरे श्रेणी को कितना मिलता था? 1000 रुपया। तो 3 श्रेणियों में किसको, ये डिप्टी कमिश्नर को नियुक्त किया गया। अब ये 3 श्रेणियां मतलब ये भाई ऐसे तो नहीं है कि 1500 दे देंगे, 1200 दे देंगे, 1000 दे देंगे, है ना। जिसका जितना क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र के आधार पे ही ये 3 श्रेणियों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लियर भाई, जिसका जितना बड़ा पेट होगा वो उतना खा पाएगा, ठीक है, और जिसका कम होगा कम खाएगा यार। तो नागपुर क्षेत्र बहुत बड़ा था, छत्तीसगढ़ क्षेत्र उसके कंपैरिजन में छोटा था। तो ये छत्तीसगढ़ का जो डिप्टी कमिश्नर था वो 3rd रैंक वाला था। कौन से रैंक वाला था? 3rd रैंक वाला। और उसका सैलरी कितना था? मतलब चार्ल्स इलियट का सैलरी कितना था? 1000 रुपया था। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट अपने को गलत दिख रहा है। यहाँ नियुक्त डिप्टी कमिश्नर द्वितीय श्रेणी का था कि तृतीय श्रेणी का था? तो ये था तृतीय श्रेणी का। इसका सैलरी कितना था? 1000। ये सैलरी के बारे में कभी नहीं पूछेगा जी, ठीक है। अच्छे लोग हैं बेचारे लोग, बस ये रैंक पूछेगा कि पहले श्रेणी का है, दूसरे श्रेणी का है या तीसरे श्रेणी का है। कहां पे दिख रहा है इसका? देखो 1 और 2 सही है, 3 गलत है। 1 और 2 सही है परंतु 3 गलत है। पहला ही ऑप्शन देखो सही है ना, 1 और 2 दोनों सही है लेकिन 3 क्या है? गलत। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए, या सही विकल्प उस आधार पे अपने को क्या देना है? आंसर देना है। पहला देखो क्या बोल रहा है, 1854 में छत्तीसगढ़ में 3 तहसील रायपुर, रतनपुर और धमतरी का निर्माण हुआ। याद करो स्टार्टिंग में मैं बताया था कि 3 ही तहसील हैं, है ना, और 3 तहसील कौन कौन से थे? तो जो अपन नाम सुनते हैं, रायपुर जो बढ़िया बढ़िया है ना, स्टार्टिंग में ये सब था, रतनपुर रायपुर यही 2 जगह फेमस था किसके समय में? ब्रिटिश काल के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि भीमबाजी भोसले जब रायपुर आया तो वो कौन से क्षेत्र में आकर के आक्रमण करके शासन करने लगा? रतनपुर के क्षेत्र में, ठीक है। 1818 में एगन्यू ने क्या किया? रायपुर ट्रांसफर किया रतनपुर से। तो ये 2 नाम आपने को याद रखना है, रायपुर एक और एक रतनपुर, ठीक है, रायपुर रतनपुर। इसी के साथ याद रखना धमतरी, ठीक है। क्लियर। तो 3 तहसील थे, अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 3 तहसील रायपुर, रतनपुर और धमतरी, ठीक है। 1858 में महानदी घाटी क्षेत्र में अकाल पड़ा तथा सोन खान, ये सोना खान हो जाएगा, ठीक है, सोना खान का अकाल भयावह था, ठीक है। तो सोना खान के आसपास का अकाल देखो 1858 के आसपास नहीं पड़ा था, ठीक है। कब पड़ा था? 1857, है ना, 1856 या 57 लिया जाता है, ठीक। तो आप एक्यूरेट याद रखना 1857, ठीक है, 1857, 1858 का नहीं है। 1857 का आप जानते हो, है ना, शहीद वीर नारायण सिंह का विद्रोह क्यों किया था भाई? तो वहां पे अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ जाने के कारण माखन बनिया से क्या किया? रिक्वेस्ट किया, है ना भाई। हमारे यहाँ देखो ये कितने बढ़िया वीर नारायण सिंह दयालु आदमी थे, सोचो, है ना, कि वहां की जनता जो है भूख से ना तड़पे, इसीलिए वो क्या किए? माखन लाल जी से जाकर रिक्वेस्ट किए, पहले निवेदन किए भाई कि क्या बोलते हैं, अपने यहाँ राज्य को देखो, वहां के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, है ना, तो जो अनाज आप गोदाम में रखे हो उसको दे दो, अभी के टाइम में बांट देंगे, फिर मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो उनका कहना एकदम बढ़िया था, है ना, लोगों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन माखन बनिया ने क्या किया? मना कर दिया। अब जैसे ही वो मना किया, अब अपने जनता का तो पालन पोषण करना था, शहीद वीर नारायण सिंह जी को, तो ये क्या किए? जाके जबरदस्ती लूट लिए। लेकिन देखो लूटने से पहले भी माखन बनिया को भी सूचित किए, और जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे बैठते थे चार्ल्स इलियट, उनको भी सूचना दी कि मेरी जनता भूख से तड़प रही है, तो मैं वहां पे जाकर के गोडाउन लूट रहा हूं, वहां से अनाज लोगों को बांटूंगा। तो ये चोरी करने से मतलब डकैत डालने से पहले या लोगों को पालन पोषण करने से पहले उस माखन बनिया को भी बोले थे ये बात, और किनको बोले थे?
डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को भी बताए थे। क्लियर है? तो ये पूरा घटना आप 1857 में आसपास देखोगे। तो ये कथन 2 नंबर क्या दिख रहा है आपने को? गलत दिख रहा है। कथन 1 सही है क्या? हाँ, 3 तहसील बनाए गए थे। कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है? गलत है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? सही विकल्प चुनना है तो केवल क्या दिखेगा? ऑप्शन नंबर 1। केवल क्या दिखेगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 9वें नंबर का देखो, 1 फरवरी 1857 को तहसील का पुनर्गठन किया गया। इस समय कौन कौन से तहसील थे? ठीक है, तो 1857 के आसपास देखना, पहले 3 तहसील 1854 के आसपास कौन कौन सा था? रायपुर था, ठीक है, रतनपुर था, रतनपुर, और कौन था? धमतरी। ये 3 तो आप लोग जानते हो। ठीक है, धमतरी। इस धमतरी के बाद फिर किसको बनाया गया था? धमतरी से धमधा को बनाया गया था। लेकिन ये धमधा को इसका क्षेत्र देख करके, है ना, या इसका परिदृश्य देख करके इसको ट्रांसफर किसके स्थान पे कर दिया गया? दुर्ग को ट्रांसफर कर दिया गया। कब तक की घटना है? 1857। 1858 में फिर 3 नए तहसील बनेंगे, है ना, 2 नए तहसील बनेंगे। ठीक, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। रायपुर था, रतनपुर था, धमतरी था, लेकिन इसको किसमें, उसके बाद किसको बनाया गया? धमधा। धमधा को सामाजिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से दुर्ग क्या था? वो क्षेत्र ज्यादा पॉपुलर था और एरिया में भी बढ़ा था, इसीलिए धमधा के स्थान पर किसको ट्रांसफर किए? दुर्ग को। ठीक, लेकिन ये 1857 की बात कर रहे हैं, 1858 में वो सब हुआ। तो इस 1857 के आसपास, 1 फरवरी 1857 के आसपास अपने को क्वेश्चन पूछा गया है। रायपुर था, रतनपुर था, धमतरी था, धमधा था। तो इस आधार पे कथन कौन सा सही हो जाएगा? चारों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 1858 की बात नहीं कर रहा। 1858 में दुर्ग को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन ये कब की बात कर रहा है? 1 फरवरी 1857 को। तो इस टाइम पे क्या था? धमधा था भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन को ठीक से रीड करना, उसके आधार पे आप क्या करोगे? आंसर दोगे। ठीक, तो 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जुलाई 1857 को निम्नलिखित में से कौन सा तहसील नहीं बना था? ठीक है, जुलाई 1857 को निम्नलिखित में से कौन सा तहसील नहीं बना है पूछ रहा है। ठीक, तो कौन सा तहसील नहीं बना था? जुलाई 1857 पूछ रहा है ना, जुलाई 1857 में कौन सा तहसील नहीं बना था? ठीक, तो यहां पे देखो धमतरी दिख रहा है। धमधा का अपन क्या देखे थे? तो धमधा का देखो यहां पे ही आपको क्वेश्चन दिख रहा है, 1 फरवरी 1857, ठीक है, को तहसील का पुनर्गठन किया गया। ठीक, तो यहां पे धमधा देखो, धमधा है ना। नवागढ़ क्या होना चाहिए इसका आंसर? ये नवागढ़ क्या है? नया बना था। नवागढ़ क्या बना था? नया बना था। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, राजहरा नया, सबसे बड़ा परगना, सबसे छोटा परगना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। राजहरा क्या था? सबसे छोटा परगना था। रायपुर क्या था? बड़ा परगना था। ठीक, तो निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। 11 नंबर का कथन 1, 2 और 3, ये तीनों कथन दिया गया है। अब देखो, चार्ल्स इलियट ने प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मराठा कालीन परगनों को नए सिरे से पुनर्गठित किया। जो मराठा कालीन परगना था उसको क्या किया? इसने पुनर्गठित किया। किसने? चार्ल्स इलियट ने। ठीक है, क्लियर। पहला स्टेटमेंट अपने को ये देखने को मिला। ठीक, देखो ये परगने का पुनर्गठन तो आप मराठा काल से भी पढ़ सकते हो, 27 परगनों, है ना, लेकिन ये क्या करेगा? चार्ल्स इलियट उसके मराठा कालीन परगनों को पुनर्गठित करने की कोशिश करेगा। ठीक, और जो 27 परगने हैं उनको 9 परगनों में डिवाइड करेगा फिर वो। ठीक, तो इस आधार पे क्या करेगा? वो शासन करेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखो, मराठा कालीन 4 परगनों के स्थान पर 3 परगनों का निर्माण किया। 4 परगने नहीं थे भाई, है ना, 27 परगने थे। फिर इसको किसने? 9 परगनों में डिवाइड किए। ये तो गलत है ना, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रारंभ में 3 तहसील के अंतर्गत 12 परगने आते थे। प्रारंभ में 3 तहसील थे, है ना, और एक तहसील में कितने आते थे? 4 परगने। एक तहसील में कितने आते थे? 4 परगने। तो इस आधार पे देखो 4 तिया 12, तो 12 परगने रखे गए थे। ये सही हो जाएगा कथन नंबर 3। तो कथन 1 सही है, कथन 3 सही है, कथन 2 गलत है। कहां पे है कथन 2 गलत? यही दिख रहा है क्या कथन 2 गलत? 1 और 3 देखो यहाँ पे भी सही है। आप इसी के आधार पे ये क्वेश्चन को बना सकते थे। देखो, है ना,
4 परगने नहीं थे भाई, है ना, इसको 3 परगनों का निर्माण किया गया। तो ये कथन नंबर 2 गलत है। एक ही स्टेटमेंट को आप छाट लोगे तो ये आप दोनों नहीं जानोगे तो भी क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाता, ठीक है। लेकिन हर एस्पेक्ट को इसको जानना जरूरी है, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई 11 क्वेश्चन तक, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मराठा कालीन 3 परगनों के स्थान पे 4 परगनों का निर्माण किया गया, इन 3 परगने में कौन कौन से शामिल नहीं थे, पुनर्गठन किया गया बोल रहा है। ये 3 परगने नहीं है ना, 3 परगने कहने का मतलब ये 4 परगनों के स्थान पे 3 परगनों का निर्माण, ये वाला नहीं, ठीक है। क्या किया गया, इसको पुनर्गठित करके फिर 3 परगने के स्थान पे 4 परगने का निर्माण किया गया, ठीक। तो इन 3 परगने में कौन कौन शामिल नहीं थे, तो पहले आप टोटल देखोगे कितने परगने, 27 परगनों को 9 परगनों में डिवाइड किया गया, इसमें से बोल रहा है कि ये 4 परगने का निर्माण किया गया और 3 परगने में शामिल कौन कौन नहीं था ये पूछ रहा है, ठीक है। तो खल्लारी, सिहावा, है ना, संजारी, ये सब कब हुआ था, 1858 में हुआ, ठीक। सिमगा, लवन, लाजरो, तो ये सब देखो, सबका डेट जानना आपको जरूरी नहीं है, एक चीज जब बस जान लो कि कौन सा परगना था कौन सा परगना नहीं था, ठीक है। तो यहां पे देखो लवन के बारे में, तो सिरपुर और लवन, सिरपुर और लवन आप पढ़ते हो, सिरपुर और लवन, है ना, ये कब बनाया गया था, 1843 में। राजरो क्या था, सबसे छोटा, राजरो क्या था, सबसे छोटा, राजरो क्या था, सबसे छोटा, और रायपुर क्या था, रायपुर परगना सबसे बड़ा था, ठीक है। डेट नहीं जानोगे तो भी चलेगा। ये जो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी, ये सिमगा, सिमगा कभी भी परगने के अंतर्गत नहीं आता था, है ना, सिमगा कभी भी परगने के अंतर्गत नहीं आता था। तो वही पूछ रहा है कि इन परगनों में कौन शामिल नहीं था, तो सिमगा इस परगने में शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखो 13 नंबर का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव करना है अपने को, ठीक है। कथन 1, 2, इस आधार पे अपने को सही कथन चुनाव करना है। प्रत्येक परगने में सूबेदार के स्थान पर नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया, अपन बांटे थे किसको, तहसीलदारी व्यवस्था में, है ना। तो तहसीलदारी व्यवस्था में क्या था, सूबेदार के स्थान पर नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया परगने में, तो परगने में नहीं किया गया था भाई, है ना, तहसील में किया गया था। तहसील के अंतर्गत कौन आता था, परगना आता था। परगने के प्रमुख को कमाविसदार, है ना, ये सब बोला जाता था। यह पद भारतीयों के लिए सुरक्षित था, भारतीयों के लिए ही सुरक्षित था, कौन सा, तहसीलदार का पद। तो तहसीलदार का पद किसके लिए सुरक्षित था, भारतीयों के लिए। तो कौन सा सही कथन है, केवल ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही सही दिख रहा है। 14 नंबर का देखो, ब्रिटिश कालीन स्थापित प्रत्येक तहसील के प्रमुख अधिकारी कौन थे, तो तहसील के प्रमुख अधिकारी कौन कौन होंगे, कौन कौन से, यहाँ पे देखो ये तहसीलदार था, इसकी सहायता के लिए नायब तहसीलदार, उस नायब तहसीलदार के सहायता के लिए और कौन होते थे, तो सियानबीस, कानूनगो, मोहरिस, है ना। तो इन सब को अब देखोगे तो सब के सब क्या थे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सहायता के लिए थे, कानूनगो, सियानबीस और मोहरिर, ये सब के सब, या 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों किस व्यवस्था से संबंधित अधिकारी हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये सब याद रखना आप, तहसीलदारी व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, क्लियर, या राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, ये याद रखना। तो पूरा सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 और 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है, ठीक, कौन सा कथन असत्य है। तो 15 नंबर का कौन सा कथन असत्य है, देखो सब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अपन। ताहुतदारी व्यवस्था का उद्देश्य बंजर और त्याज्य भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। ताहुतदारी व्यवस्था क्या होता था भाई, तो ताहुतदारी एक ऐसा व्यवस्था था जिसमें बंजर भूमि को किसको दे दिया जाता था, जमींदार को दे दिया जाता था, और जमींदार क्या करता था, अपना पूंजी लगाता था और उस भूमि को क्या करता था, उपजाऊपन करता था, है ना, क्लियर। या पुराने जमाने में आप लोगों देखे होंगे क्या करते थे, एकदम बोधवा गधा, है ना, जो रहता था उसको कहाँ भेज देते थे, गुरुकुल भेज देते थे। तो गुरुकुल में क्या करता था, वो गधा जाकर के सीखता था, लोगों को देखता था, ठीक है, और अपने आप को समाज में ढालने की कोशिश करता था, मतलब ज्ञान अर्जन करने का कार्य करता था। तो यही एक टाइप से उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये कहा भाई जितने भी ब्रिटिशर्स हैं सब हम लोग से ही सीख करके हमारा ही थ्योरी अप्लाई हमारे ही ऊपर कर रहे हैं।
तो ये तहसीलदारी ताहुतदारी व्यवस्था क्या था, जमीन को दिया जाता था जमींदार को, वो क्या करता था, उपजाऊपन करने का कार्य करता था। ठीक है, जो त्याज्य भूमि है या बंजर भूमि, मतलब जहां पे कभी भी खेती नहीं हो सकती है ना। ठीक, तो ये व्यवस्था थी। ताहुतदारी का प्रधान कौन होता था भाई, ताहुतदारी का ताहुतदार ही होगा। ताहुतदारी ना तो जमींदार थे ना ही गोटिया थे, ये गलत है भाई। ताहुतदार कौन होते थे, जमींदार होते थे, या गोटिया भी हो सकते थे। ठीक है, तो यही और स्टेटमेंट अपने को क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 3 वर्ष के लिए ठेके पर दिया जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 3 वर्ष के लिए दिया जाता था। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखना एक 8 साल के लिए भी आया था, है ना, तो उसको भी अपन पढ़ेंगे 1868-58 के आसपास, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, कभी इसी में क्वेश्चन में टाइप हुआ है वो। ठीक है, देखेंगे उसको भी। 16 नंबर का देखो, चार्ल्स इलियट द्वारा निर्मित 4 परगने में कौन शामिल था। 4 परगने में कौन कौन शामिल था, गुल्लू, मारो, सिमगा, बीजापुर। तो 4 परगनों में कौन कौन शामिल था बोल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन शामिल था याद रखना। तो 4 परगने में चार्ल्स इलियट के समय में सिमगा, बाद में देखो वहां पे अपन सिमगा पढ़े थे, जो नहीं बना था पहले जो 4 था, है ना। बाद में जब चार्ल्स इलियट आया तो चार्ल्स इलियट ने किसको बनाया, सिमगा को फिर से किसके रूप में, परगने के रूप में वो क्या किया, कन्वर्ट किया। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन में अपन पढ़े हैं, वो एगेन्यू के समय में, सॉरी वो एगेन्यू के समय में था, ये किसके समय में है, चार्ल्स इलियट के समय में। ठीक, तो ये दो को डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो याद रखना ये सिमगा भी उस टाइम पर क्या बन गया था, परगना बन गया था। गुल्लू, मारो, सिमगा, बीजापुर, ये चारों क्या हो गए थे, चार्ल्स इलियट के समय में परगना बन गए थे। ठीक है, तो ये चारों सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। किस बंदोबस्त अधिकारी ने ताहुतदारी व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की। ठीक है, तो ताहुतदारी व्यवस्था क्या था, उसको खत्म कर दिया। ताहुतदारी मतलब एकाधिकार हो जा रहा था, किसका, जमींदार का या गोटिया का, जो ले रहा था एक बार भूमि को, है ना, वो क्या कर रहा था, उपजाऊ होने तक उनको क्या करना था, लौटाना था। लेकिन वो लोग खेती तो कर लेते थे, है ना, और वहां से फसल भी ला के बेच देते थे, और प्रॉफिट क्या दिखाते, कम दिखाते थे। मतलब अभी भी वो बंजर भूमि या त्याज्य भूमि की कैटेगरी में आता था, तो उससे परेशान हो गए, है ना। तो इसी ताहुतदारी व्यवस्था को बंद कर दिया गया, ताहुतदारी व्यवस्था को बंद कर दिया गया, किसके द्वारा, तो हैबिट के द्वारा। किसके द्वारा बंद किया गया, हैबिट के द्वारा। याद रखना भाई, किसके द्वारा बंद किया गया, हैबिट के द्वारा। तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन अब व्यापम में पूछ रहा है ना, जो एकदम सिंपल वाला 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ, वो गया, है ना। 1857 के विद्रोह में सोना खान के जमींदार कौन थे, ये वाला क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है भाई, है ना। अब थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, अंदर अंदर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा थ्योरी वाला चीज अच्छे से पढ़े हो तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अगला देखो 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। छत्तीसगढ़ में ताहुतदारी पद्धति का सूत्रपात मराठा शासक रघुजी तृतीय ने किया। ठीक है, मराठा शासक रघुजी तृतीय ने किया था। उसके बाद दूसरे नंबर का क्या है कथन, सर्वप्रथम लोरमी और तिरंगा नामक 2 ताहुतदारियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्लियर। तो लोरमी और तरंगा, सबसे पहले आपको डेट जानना पड़ेगा, कब कब बना था, है ना। तो लोरमी और तरंगा देखना 1824 और 1826 में, लोरमी और तरंगा। ठीक है, 1824 और 1826 में बना ये 2 ताहुतदारी। ये 2 ताहुतदारी का निर्माण रघुजी तृतीय के शासनकाल में नहीं हुआ भाई, किसके शासनकाल में, रघुजी प्रथम के शासनकाल में, रघुजी प्रथम के शासनकाल। ठीक है, तो ये गलत है, रघुजी तृतीय नहीं है। रघुजी तृतीय तो 1854 के आसपास शासन करेगा, है ना। ठीक, तो ये रघुजी द्वितीय है, रघुजी द्वितीय के समय में हुआ था ताहुतदारी वाला। किसके समय में हुआ, रघुजी द्वितीय। तो कौन सा गलत दिख रहा है अपने को, ये तो सही दिख रहा है, कथन नंबर 2। कथन नंबर 2 केवल क्या है, सही है, सही कथन का ही चुनाव करना है अपने को। ठीक है, सर्वप्रथम जो ताहुतदारी था और लोरमी और तरेंगा था। उसके बाद याद रखना राजनांदगांव, खुज्जी, है ना, इन सबको क्या किया जाएगा, ताहुतदारी बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करो।
हैविट महोदय ने ताहूतदारी की निंदा की। हाँ, यही तो बंद कराया था ताहूतदारी को, ताहूतदारी व्यवस्था का निंदा किया था और इसी को बंद किया था कौन, हैविट ने। ठीक है, तो हैविट ने ही बंद करवाया था। ठीक, हैविट के सिफारिश पर बिलासपुर जिले में स्थित ताहूत को समाप्त किया। बिलासपुर ताहूत याद रखना, ये कभी भी बंद नहीं होगा भाई। ये बिलासपुर के अंतर्गत ही दो ताहूत बनाए जाएंगे, कौन, लोरमी और तरेंगा। लोरमी और तरेंगा, ये जो पहले बने थे, लोरमी और तरेंगा जो पहले बने थे वही अंतिम तक रहेंगे। जो पहले बने थे वही अंतिम तक रहेंगे। मतलब जो पहले निर्माण हुआ था वो आजादी के समय जाकर के बंद हुआ था, ये याद रखना। बिलासपुर के अंतर्गत जो ताहूतदारी थे। ठीक है, तो हैविट की सिफारिश पर बिलासपुर जिले में स्थित ताहूत को समाप्त कर दिया गया। भाई बिलासपुर के अंतर्गत लोरमी और तरेंगा था जो आजादी के समय में खत्म हुआ था, तो ये हैविट बंद करेगा क्या, इसको नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक सही दिख रहा है। रायपुर जिले के ताहूत 1950 तक चले थे। भाई 1947 में ही सब चीज खत्म हो जा रहा है, तो ये चलेगा क्या, 1950 तक चलेगा क्या, आप खुद सोचो। तो नहीं चलेगा भाई, ये केवल एक दिख रहा है, हैविट महोदय ने लोरमी जो ताहूतदारी था उसकी निंदा की थी, लेकिन लोरमी और तिरंगा पूरा अंतिम समय तक गए थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही क्या है, कथन नंबर 1 सही दिख रहा है। कथन 1 सही दिख रहा है, 2 और 3 गलत दिख रहा है। कहां पे है, देखो 2 और 3 गलत दिख रहा है ना, और कथन 1 क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 गलत हो जाएगा और कथन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 का सी सही हो जाएगा। 20 देखो, रायपुर जिले के अंतर्गत 5 ताहूत शामिल थे। ठीक है, किसके अंतर्गत, रायपुर जिले के अंतर्गत 5 ताहूत शामिल थे। निम्न में से कौन शामिल नहीं था, याद रखना, निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो सिहावा, सिरपुर, सिमगा, लवन, ये रायपुर जिले के अंतर्गत पूछ रहा है। ठीक है, तो रायपुर जिले के अंतर्गत याद रखना, तो रायपुर जिले के अंतर्गत कौन आते थे, सिरपुर, सिहावा, है ना, लवन, ये आते थे। सिमगा नहीं आता था भाई, सिमगा बलौदाबाजार। ठीक है, ये नहीं आता था। ठीक, तो ये क्या है, सिमगा नहीं आता था। लवन, सिरपुर, सिहावा। ठीक है, लवन, सिरपुर, सिहावा ये आता था इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत शामिल क्या नहीं है पूछ रहा है, तो सिमगा शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन नंबर 1 देखो, 1 नवंबर 1861 को नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्र को मिला करके मध्य प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिख रहा है आपने को, मध्य प्रांत को एक चीफ कमिश्नर के अंतर्गत रखा गया, है ना, चीफ कमिश्नर के अंतर्गत रखा गया किसको, मध्य प्रांत को। तो मध्य प्रांत को चीफ कमिश्नर के अंतर्गत रखा गया, ये कथन तो सही दिख रहा है। 1 नवंबर 1861 को नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्र को मिलाकर के मध्य प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन किया गया था। नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्र, तो नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्र मतलब सिर्फ नागपुर और छत्तीसगढ़ आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो महाराष्ट्र भी था। ठीक है, किसका था, महाराष्ट्र भी था, मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। तो 2-3 मतलब नागपुर था, छत्तीसगढ़ था, महाराष्ट्र था और मध्य प्रदेश था। इन सब को मिला करके किसका गठन किया गया था, मध्य प्रांत का गठन किया गया था। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्र, नागपुर और उसके अधीनस्थ क्षेत्र, इन दोनों को छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये कथन क्या दिखेगा अपने को, गलत दिखेगा। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से बारीक करके, बारीक चीजों को पकड़ना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, कथन नंबर 1 गलत हो जाएगा, कथन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कथन नंबर 2 सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2। 21 का क्या हो जाएगा, केवल 2 कथन सही हो जाएगा। ठीक, 22वां देखो, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 1905 में छत्तीसगढ़ में 5 देशी रियासत को शामिल किया गया। तो 1905 में 5 देशी रियासत मतलब समझे हो कौन, छत्तीसगढ़ में जो अपना ऊपर वाला क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे 5 जो उत्तरी क्षेत्र है, पहले ये पूरा क्षेत्र था चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी, है ना, अभी भी चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी है, तो चांग भकार क्षेत्र, है ना। फिर कौन सा था, कोरिया क्षेत्र, ये आपका जसपुर क्षेत्र और ये सरगुजा क्षेत्र।
तो छोटा नागपुर के पठार से पांच क्षेत्र को किस में शामिल किया गया? छत्तीसगढ़ में शामिल किया। और यहाँ छत्तीसगढ़ से 5 रियासत को कहां पे दे दिया गया? उड़ीसा को दे दिया गया। कौन कौन सा क्षेत्र था जी? तो पटना था, है ना, बामरा, रायखोल, कालाहंडी, ठीक है, सोनपुर, इन सब 4-5 क्षेत्र को कहां पे दे दिया गया था? उड़ीसा दे दिया गया था। और छोटा नागपुर के क्षेत्र से 5 रियासत को किस में शामिल किया गया था? छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। तो 1905 में छत्तीसगढ़ में 5 देशी रियासत को शामिल किया गया। सही दिख रहा है अपने को, ठीक है, क्या दिख रहा है? 1905 में छत्तीसगढ़ में 5 देशी रियासत को शामिल किया गया था। ठीक, क्लियर। फिर 1906 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 3 थी। कैसे जिलों की संख्या 3 है भाई? देखो, सबसे पहले 1861 तक कौन कौन सा? 1862 में 3 क्षेत्र था, है ना, एक था रायपुर, फिर क्या था? बिलासपुर, और तीसरा क्या था? संबलपुर। लेकिन ये देखो 1862 से आते आते ये 1905 की घटना आ गई। 1905 में भी इतने ही जिले हैं, है ना, लेकिन यहां से 5 देशी रियासत को कहां शामिल किया गया था? 5 देशी रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था, लेकिन यहां से संबलपुर को उड़ीसा में दे दिया गया था। कब? 1905 में। तो 1905 में कितने जिले बचे अपने पास? रायपुर बचा और बिलासपुर बचा। लेकिन 1906 में याद रखना कौन से जिले का गठन हुआ? तो दुर्ग जिले का गठन हुआ। कौन से जिले? दुर्ग जिले। अब देखो जिलों की संख्या कितनी हो गई? रायपुर 1, बिलासपुर 2 और दुर्ग क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां पे दूसरा कथन देखो, 1906 तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 3 थी। ठीक, समझ में आया बात? क्लियर। तो इस हिसाब से देखो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। क्या? कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आपका ये देखना, ये वाला लेक्चर में यूट्यूब में फ्री में वहां पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ वाले प्लेलिस्ट में जाकर के मैप वाले सेक्शन में देखोगे तो ये वाला पूरा आपको डिटेल से बताया था कैसे आपका 1862 से लेकर के 1947 तक जिले का गठन हुआ, कौन सा जिला किससे टूट करके, कब लेकर के, कितना हिस्सा लेकर के अलग हुआ, है ना, कहां से जिले का फॉर्मेशन हुआ था। वो पूरा कंप्लीट वीडियो आपके यूट्यूब में है, देख लेना। ठीक है, कब की बात है? ये 1906 की बात है। 3 जिलों का अभी तक अपने पास संख्या है, मतलब 1 और 2 दोनों कथन क्या दिख रहा है अपने को? सही दिख रहा है। 23वां देखो, ब्रिटिश प्रशासन काल में बिलासपुर में पहला बंदोबस्त का प्रारंभ कब हुआ? तो पहले बंदोबस्त का प्रारंभ कब हुआ था? पहले बंदोबस्त, है ना, बिलासपुर में 2 बंदोबस्त लागू हुआ, एक 1868 में और एक 1888 में। ठीक है, 88-89 दोनों डेट देखने को मिलता है ना। तो 2 बंदोबस्त यहाँ पे लागू किया गया, 1868, 1888 और 89 में। इसको अपन फिर बाद में क्या मालगुजारी बंदोबस्त भी बोलेंगे, है ना, मालगुजारों के लिए ही ये बंदोबस्त लाया गया था। ठीक है, उसमें क्या कहा गया कि मालगुजार को ही क्या मालिक मकबूजा या मकबूजा काश्तकार कहा जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। तो 23वां नंबर का देखो क्या बोल रहा है, ब्रिटिश प्रशासन काल में बिलासपुर में पहला बंदोबस्त। तो ये तो फर्स्ट नंबर वाला है और ये कौन सा है? सेकंड नंबर वाला। पूछा किसको है? इसको पूछा है। तो पहला बंदोबस्त कब प्रारंभ हुआ है? देखो कौन से ऑप्शन में है? 1868। ठीक है, और ये 89 वाला क्या है? दूसरे नंबर का। ठीक, क्लियर। तो पहला बंदोबस्त 1868 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। 24वां नंबर का देखो, कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो कौन सा कथन सत्य है? देखो सॉरी, कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है ना। असत्य कथन अपने को देखना है। मध्य प्रांत क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया। मध्य प्रांत क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया। ठीक है, तो ये 4 भाग वाला था, नागपुर था, छत्तीसगढ़ था, वर्तमान का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये गलत दिख रहा है अपने को। नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर, बस्तर, करौद को रखा गया। ठीक है, मध्य प्रांत का मुख्यालय नागपुर को बनाया गया। ठीक, इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? कमिश्नर होता था। और प्रत्येक जो जिले यहाँ पे गठन किए गए हैं उन जिलों में कौन कौन था?
डिप्टी कमिश्नर था। तो ये तीनों सही दिख रहा है, गलत कौन सा है, केवल ऑप्शन नंबर 1 गलत दिख रहा है। ठीक है, 25वां देखो, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके विचार करके अपने को देना है। ठीक, कथन 1, 2 और 3। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 2 जिले थे। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 2 जिले है ना, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 2 जिले पूछ रहा है। देखो तो अपन इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ वाला है ना, जब संभाग का गठन हो रहा था। ठीक, ठीक है, क्या था जी, देखो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 2 जिले थे। तो छत्तीसगढ़ संभाग जब बना था है ना, तो यहाँ पे याद रखना 1861 में मध्य प्रांत का संभाग का गठन। तो यहाँ पे देखना कितने, 1861 में देखो ये 2 जिले शामिल थे क्या, नहीं, कौन कौन से, रायपुर में एक था, दूसरा क्या था, बिलासपुर था, और तीसरा क्या था, संबलपुर। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। कब, 1862 में। 1862 में संभाग बनाया गया, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ये 3 थे। ठीक है, 1862 में। तो यहाँ पे देखो 3, ये क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 2 जिले। तो ये पहला स्टेटमेंट को आपने को क्या लेना है, गलत लेना है भाई, सीधा सीधा 3 दिख रहा है अपने को। रायपुर और बिलासपुर में 2 डिप्टी कमिश्नर रखे गए थे, रायपुर और बिलासपुर में 2 डिप्टी कमिश्नर रखे गए थे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो डिप्टी कमिश्नर ही होंगे रायपुर और बिलासपुर में। बिलासपुर में कौन था, याद करो, वो भी अतिरिक्त जो डिप्टी कमिश्नर अपन नियुक्त किए थे है ना, रायपुर मोहिबुल हसन, यहाँ पे कौन था, बिलासपुर का। ठीक, तो बिलासपुर में जो लास्ट जिलेदार थे उसी को रख दिए गए थे। तो यहाँ पे कौन थे, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही थी, प्रत्येक जिले में एक एक डिप्टी कमिश्नर। तो रायपुर बिलासपुर दोनों में कमिश्नर थे। ठीक है, ये तो सही दिख रहा है अपने को। तीसरा स्टेटमेंट देखो, यह प्रशासनिक व्यवस्था बिना परिवर्तन के 1947 तक चली। 1947 तक चली क्या ये जो परिवर्तन है, नहीं, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब समाप्त किया गया, जब यहाँ पे 1854 के बाद है ना, 1854 के बाद ये पूरा परिवर्तन को अपन 62 तक चलाए, 62 के बाद इसको खत्म कर दिए। ठीक है, क्लियर। तो पहला देखो, पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट सही दिख रहा है, दूसरा स्टेटमेंट गलत दिख रहा है। ये पहला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट गलत दिख रहा है। कथन नंबर 2 क्या है, सही दिख रहा है। कहां पे है, देखो कथन नंबर 2 सही, कथन नंबर 2 सही, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 1 और 3 गलत है। ठीक है, 1 और 3 गलत है और कथन नंबर 2 क्या है, सही है। ठीक, क्लियर। तो ये 25 क्वेश्चन को अपन करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा है ना। ठीक, वीडियो लंबा होने से थोड़ा दिमाग क्या है ना, उतना काम नहीं करता, मोनोटोनियस लग जाता है। ठीक, तो लास्ट का जो 25 से 30 क्वेश्चन है उसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक अपन 25 क्वेश्चन करते हैं एक सेट का, फिर अगला 25 क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में अपन कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर। मिलते हैं अगले कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारा कोर्स परचेस नहीं किया है तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पे आबकारी आरक्षक का वहां पे कोर्स होगा है ना, तो वहां से और डिटेल से आप क्या कर सकते हो, छत्तीसगढ़ पढ़ सकते हो। लेकिन अभी ज्यादा क्या जरूरी है आपके लिए, एमसीक्यू पैटर्न जरूरी है। जितना ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे दिमाग वॉश आउट होते जाएगा। आप क्या करो, अभी एमसीक्यू का प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।